हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। तो हम लोग साइकिल के बारे में पढ़, जैसे कि नाम कार्नोट साइकिल। साइकिल मतलब साइकिल क्या होता है, जो एक से कम से कम 3-4 प्रोसेस से मिल करके एक साइकिल बनता है। प्रोसेस इस प्रकार होता है कि जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे आकर वो खत्म हो जाए, तो उसको साइकिल बोलते हैं। तो कार्नोट साइकिल होता है जो दो आइसोथर्मल और दो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस से मिलकर के एक कंप्लीट साइकिल होता है जो बना होता है। तो कार्नोट साइकिल में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बता दूं। यहाँ पर हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग पीवी ग्राफ में देखते थे, पीवी ग्राफ में एक स्टेट है, उस स्टेट का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये दूसरा स्टेट है, मान लो स्टेट 1 स्टेट 2, जो दो स्टेट को जोड़े, मतलब इसमें नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेट होगा। एक जो स्टेट होता है वो एक जो स्टेट या अवस्था होता है, थर्मोडायनेमिक्स में अवस्था, प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम, ये तीन स्टेट, तीन तरह का टर्मोलॉजी है जो बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो जो एक बिंदी है, मतलब एक स्टेट है जिसको आप इस पीवी ग्राफ में दिखा रहे हो, दैट रिप्रेजेंट द वन इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए तीन टाइप का फिर उसमें इक्विलिब्रियम होता था, मैग्निकल, थर्मल और केमिकल। ठीक है, तो एक एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से मिलकर के एक एक अवस्था बनता है और बहुत सारे अवस्था से मिलकर के फिर एक प्रोसेस बनता है। तो सपोज ये 1 to 2 प्रोसेस है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर कोई प्रक्रम इस प्रकार हो कि प्रोसेस 1 से 2 जाया जा सके और सेम पाथ को फॉलो करते हुए वहां पे आए, मतलब इस पॉइंट पे आए, इसी पाथ को फॉलो करते हुए, सेम पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ सके। एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा हूं मैं कि सारे पॉइंट, मतलब इनफिनाइट नंबर्स ऑफ यहाँ पे स्टेट्स होगा, जो अवस्थाएं होगी वो सब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और वापस से उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से होकर के आप आना, ये बहुत ही टाइम वाला प्रोसेस होता है। ये इतना ज्यादा होता है, कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को ही मेरे को यहां से वहां तक क्रॉस करना है, तो उसे मैं बोलूँ कि 1000 साल लगे। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का हम लोग केमिस्ट्री में भी देखते थे। तो वहां पे कैसा रहता था कि उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी नाम से हम लोग लिखते थे कि A+B है, ये रिएक्टेंट है, अब मान के चलो ये C+D प्रोडक्ट बनाए, फिर वापस ये रिएक्टेंट हो जाए, ये प्रोडक्ट हो जाए, फिर ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो जाए। तो इस प्रकार का भी ये प्रोसेस होता था। ठीक है, तो हमारे यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये रिवर्सिबल का मतलब है, मेन डिस्कशन वही है कि सारे जो एक एक स्टेट होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे आते जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट आते तक इंतजार करना है, और फिर एक प्रक्रम को कंप्लीट करने में हमें कई साल, कई वर्ष लग सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। फिर भी रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि इरिवर्सिबल प्रोसेस से अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर से कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो उसका दक्षता हम लोग इससे तुलना कर सकें। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो उसकी क्या होती दक्षता। तो जो कार्नोट साइकिल है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिवर्सिबल प्रोसेस, मींस दिस साइकिल इज कंप्लीटली आइडियल केस। ठीक है, आइडियल केस मतलब रियल में ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो प्रोसेस भी होता है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसका कि सबसे कम पॉसिबिलिटी है रियलिटी में होने का। ठीक है, तो चूंकि ये दो आइसोथर्मल और दो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस से मिलकर बना होता है, तो आपके एग्जाम में कार्नोट साइकिल और कार्नोट साइकिल का जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्नोट साइकिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। कार्नोट साइकिल जो होता है, अन्य जितना भी जो साइकिल पढ़ेंगे हीट इंजन के लिए, कार्नोट साइकिल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हीट इंजन के लिए। बेसिकली हमारे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन का ही पार्ट है, रेफ्रिजरेटर का पार्ट नहीं है, वो आगे की क्लास में, आगे के सेमेस्टर्स में रहता है। तो जो कार्नोट साइकिल है वो हीट इंजन के लिए होता है। तो हीट इंजन मतलब एक ऐसा डिवाइस जो हीट ले, बदले में वर्क करके दे। तो कार्नोट साइकिल कैसे कार्य करेगा, जितना भी जो रियल में साइकिल है, जैसे कि रेनकाइन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, इस टाइप के जितना भी हम लोग गैस टरबाइन साइकिल, जितना भी साइकिल पढ़ेंगे वो सारे के लिए रेफरेंस का काम करेगा ये कार्नोट साइकिल। तो आइए देखते हैं कि कार्नोट साइकिल काम कैसे करता है, आइडियल केस में काम कैसे करता है।
तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लिया जाता है। सिंपल यहाँ पे डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये T1 सोर्स है और ये T2 सिंक है और ये सिंपल आइडियाबैटिक एक इंसुलेटर है, आइडियाबैटिक वाल्व, ये भी आइडियाबैटिक वाल्व है, आइडियाबैटिक वाल्व। आइडियाबैटिक वाल्व का मतलब होता है कि हीट को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने नहीं देता। और कुछ एजम्पशन लेकर चला जाता है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस पिस्टन एंड द वॉल ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर वॉल और पिस्टन के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होगा और ये इंसुलेशन परफेक्ट होगा। यहाँ पे गैस भरी हुई है, दैट इज नोन एज वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड मतलब यहाँ पे जो गैस होगी वो भी आइडियल गैस होगी। तो सारे चीज, सारे प्रोसेस को, सारे मटेरियल को आइडियल गैस पे लेके चला जा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन ना हो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन लेस एजम्पशन ही है। वर्किंग फ्लूइड शुड बी आइडियल, आइडियल वर्किंग फ्लूइड होता नहीं है, उसको भी आइडियल ले चल रहे हैं और प्रोसेस को भी आइडियल ले चल रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कंप्लीटली आइडियल साइकिल। ठीक है, तो सारी चीज आइडियल केस है जो कि रियलिटी से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं ताकि हम रियल में जो साइकिल्स होते हैं उसकी दक्षता की तुलना इससे कर सकें। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। इसको हम एक ग्राफ, पीवी ग्राफ के द्वारा समझते चलेंगे। तो मैं पीवी ग्राफ यहाँ पर से बना लिए रहता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इसको करने आना चाहिए सभी को। पीवी ग्राफ मैं दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो सोर्स है, सोर्स को पहले यहाँ पे लाया जाएगा। सोर्स मतलब जिसका तापमान सिंक, मतलब सोर्स और सिंक इसी से डिसाइड होता है कि सोर्स का जो तापमान होता है वो सिंक से ज्यादा होता है। कहने मतलब क्या, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। देखो ये जो पूरा सिलेंडर है उसके बाकी साइड्स को, मतलब इधर का गोला वाला साइड और इस साइड को इंसुलेटेड बनाया गया, मतलब हीट का जो एक्सचेंज हो ना हो सके, लेकिन जो उसका हेड होता है ये वाला साइड को ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो सके। तो जैसे आप सोर्स को यहाँ पे लाओगे, इसका हीट इस पे सप्लाई होगा गैस में, गैस में जब सप्लाई होगा तो ये जो तापमान होगा T1 तापमान चेंज नहीं होगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसका जो गैस को उष्मा दे रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, तो जैसे हीट सप्लाई करते हो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसके पार्टिकल के बीच में एक्सपांशन शुरू हो जाता है। एक्सपांशन होगा तो ये पिस्टन को इधर धकेलने की कोशिश करेगा, पिस्टन इधर मूव करेगा, मतलब इसमें एक कार्य होगा। चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम पहले इतना है, फिर वॉल्यूम इधर एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम का बढ़ना एक्सपांशन प्रोसेस कहलाता है। तो फर्स्ट दो चीज हो रहा है, पहले तो एक्सपांशन हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। पहले सोर्स को लाए, उसका तापमान इसको मिला, जिससे गैस एक्सपांड हुआ, पिस्टन को मूव किया। जैसे ये मूव करना शुरू करता है, आइए उसको करते चलते हैं। क्योंकि एक्सपांशन प्रोसेस है तो पीवी ग्राफ में क्या होगा, जैसे एक्सपांड करेगा तो प्रेशर धीरे धीरे डाउन होगा। तो ये हो गया हमारा कर्व बनता है पीवी ग्राफ में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर हम लोग देखें तो ये हो गया स्टेट 1 टू स्टेट 2, आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 होगा, मान के चलो यहाँ पे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, तो V1 टू V2 ये एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इस सोर्स को यहाँ से हटा करके तुरंत यहाँ पे एक आइडियाबैटिक वॉल ला दिया जाता है। आइडियाबैटिक वॉल लाने के बाद क्या होता है, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू, मतलब उसका जो इंटरनल एनर्जी वो चेंज नहीं होता, डेल यू 0 होता है। तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगा उसके कारण, अब यहाँ पे आइडियाबैटिक वॉल है मतलब हीट का एक्सचेंज कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो भी इसमें एक्सपांशन जारी रहेगा। तो वो एक्सपांशन भी इसके कारण होगा, तो इंटरनल एनर्जी है जो वर्किंग फ्लूइड है उसमें इंटरनल एनर्जी है, उसके कारण मतलब उसका इंटरनल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा होगा आइडियाबैटिक एक्सपांशन, मतलब हीट एक्सचेंज तो नहीं होगा लेकिन एक्सपांशन जारी रहेगा। ये इसके स्लोप से इसका थोड़ा सा कम रहता है, ये हम लोग देख चुके हैं। ये हो गया 1 to 2 और ये 2 to 3। अब क्या होगा,
अब ये फाइनल एक्सपांड हो गया, मतलब ये वाला मान के चलो ये V3 तक गए, मतलब V1 से V2 तक एक्सपांड हुआ, फिर V2 से V3 तक, मतलब यहाँ तक एक्सपांड हुआ, फिर और आगे एक्सपांड हुआ। तो दो एक्सपांशन प्रोसेस एक साथ हो गए। पहला वाला था आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको वाल्व फिश हटा लिए और अब सिंक को यहाँ पे रखेंगे। सिंक को रखेंगे मतलब जो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड है उसका तापमान अधिक होगा इसके तापमान से। इसको यहाँ पे रखने से उसमें का हीट इसमें सप्लाई करना शुरू हो जाएगा, मतलब हीट यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर जो गैस है उसका काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, गैस के रूप पास आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इसमें कंप्रेशन चालू हो जाएगा, मतलब ये पिस्टन वापस मूव करना शुरू कर देगा। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे T2 को रखे हैं, तो T2 एक फिक्स टेम्परेचर है, तो वहां पर भी ये मान के चला जाएगा कि दिस इज द आइसोथर्मल केस। तो ये आइसोथर्मली क्या होगा, ये अगेन आइसोथर्मली कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आइसोथर्मली ये कंप्रेस होना शुरू हुआ और फिर आइसोथर्मली कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। अब इस सी को वापस से मैं हटा लिया और वहां पे एक एडियाबेटिक वाल्व फिश रख लिया, तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा अंदर बाहर से, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीज होना चालू था वो चालू ही रहेगा, क्योंकि और हीट कमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंसुलेशन लगा दिए। तो कॉन्ट्रैक्शन फिर से आगे बढ़ेगा, और वो किस कारण से होगा, तो वो होगा आपके एडियाबेटिक प्रोसेस से, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख पा रहे हैं कि ये है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और नीचे वाला भी ये आइसोथर्मल, पहले वाला एक्सपांसन है, ये वाला एडियाबेटिक एक्सपांसन है, ये वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, कंप्रेस होना शुरू हुआ, V3 से V2 तक आया, कंप्रेशन है, और फिर ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। इस तरीके से चार प्रोसेस हुआ, प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपांशन, प्रोसेस 2 to 3 एडियाबेटिक एक्सपांशन, और प्रोसेस 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, और प्रोसेस 4 to 1 एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इस तरीके से ये चार प्रोसेस से मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बना। ये सभी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हम लोगों ने शुरू में एग्जाम्पल में लेकर चला था, ठीक है। तो आइए इसका TH डायग्राम भी देखते हैं और वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो पूरे को मिटाता हूँ, फिर दोनों डायग्राम बनाता हूँ। आप लोग को कार्नोट साइकिल का PV-TH डायग्राम हर हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा आता है, और साथ में वाइवा में और कहीं इंटरव्यू वगैरह दोगे तो वहां पर भी कार्नोट साइकिल के लिए PV-TH डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा बनाने के लिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, जनरली लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। ये PV, इसको कुछ ऐसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, एक बिंदी ले लिए, दूसरा बिंदी, और दो ठो यहाँ पे पास पास में। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तब ये क्या है, अब एक चीज ध्यान देना, 1 2 3 4 हमेशा हीट इंजन, चूंकि हम लोग पूरे का पूरे अभी इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में जो भी साइकिल पढ़ेंगे वो सभी हीट इंजन ही होगा। तो हीट इंजन के लिए जरूरी है कि एरो कैसे दे, तो एरो हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये बस जो भी ग्राफ है PV, TS, HS, कुछ भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, हमेशा जो एरो का जो सिंबल होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो ये PV ग्राफ है फॉर द कार्नोट साइकिल। इसी का TS ग्राफ बनाते हैं। TS ग्राफ याद रखना, हमेशा एक रेक्टेंगल ग्राफ बनता है या स्क्वायर ग्राफ बनता है। ये क्यों, क्योंकि पहला आइसोथर्मल था, ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपांशन 1 to 2, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है,
बट एंट्रोपी बढ़ रहा है, देखो एंट्रोपी S1 है, यहाँ पे एंट्रोपी S2 है। किसी भी चीज में रैंडमनेस बढ़ता है तो उसमें एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। फिर 2 to 3 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। फिर 3 to 4 अगेन मैंने फिर से वही बताया कि इसमें जो जैसे भी ग्राफ बने, कुछ भी ग्राफ रहे, PVTS जैसे कुछ भी ग्राफ रहे, एरो का सिंबल सीधा से दे दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए, और एरो नहीं दिखा होगा तो उसको ग्राफ का सही नहीं माना जाता, वो आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। अब देखिए 3 to 4 में फिर से अब कंप्रेशन शुरू हो गया, ये एक्सपांशन था, ये एक्सपांशन था, ये दोनों कंप्रेशन था, ठीक है। ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये दोनों रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, और ये एक्सपांशन प्रोसेस था, ये कंप्रेशन था, लेकिन दोनों थर्मल है, आइसोथर्मल है, और ये दोनों आइडियाबैटिक है, ये एक्सपांशन है और ये कंप्रेशन है। तो पीवी और टीएच डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए। जैसे ही आप पीवी टीएच डायग्राम बनाते हैं, नीचे में आपको सारे चीज को लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको लिखना पड़ेगा प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। फिर अगेन प्रोसेस 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस तरीके से दोनों को आजू बाजू बनाना है, दोनों ग्राफ को जस्ट नीचे में इस तरीके से प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 4 to 1, चारों प्रोसेस को लिखना है। अगला प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस 3 to 4 क्या होगा, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, और प्रोसेस 4 to 1 क्या होगा, तो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन का। ये एक्सपांशन का था, पहले दो एक्सपांशन है, फिर आखिरी दो कंप्रेशन का है, ठीक है। अब आइए इसके एफिशिएंसी निकालते हैं। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी निकालने के लिए आता है मान चलो मैं कोई सा भी ग्राफ ले लेता हूं, टीएस ग्राफ ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके लिए हम सभी जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, डेल यू जो होता है वो 0 होता है। कहने का मतलब जो जितना भी आप हीट सप्लाई करोगे वो सारे के सारे वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लो dQ1 सप्लाई हो रहा है तो वही वर्क होगा, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो P1 V1 ln V2 by V1। और चूंकि ये जो कंप्रेशन रेशियो होता है उसको स्मॉल r से दर्शाया जाता है, ठीक है। और इस PV को हम लोग क्या कर सकते हैं, PV का सिंपल nRT, या मास अगर 1 kg का हो, यूनिटरी लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा RT1। तो इसी में क्या लिख सकता हूँ, m को 1 ले लेते हैं तो सिंपल RT1 ln R, ठीक है। ये शुरू में हीट सप्लाई हो रहा था और फिर बाद में हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, ये आपको याद हो, ये dQ1 और ये dQ2। मान लो dQ1 आ रहा है, dQ2 बाहर जा रहा है, ऐसे हम लोग मान लें। क्योंकि सोर्स का जो तापमान था कितना था, T1 था, और सिंक का जो तापमान टेम्परेचर था वो T2 था। तो इस तरीके से मान सकते हैं जो हीट सप्लाई हो रहा है उसका कितना होगा, तो वही वर्क डन है। इसका फार्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आप देख लीजिएगा पुराना फार्मूला, P1 V1 ln V2 by V1 होता है, या mRT1 ln into कंप्रेसर रेशियो। ये किसके लिए होगा, प्रोसेस 1 to 2 जो हीट सप्लाई हो रहा है उसके लिए, मतलब टोटल हीट इनपुट, सिस्टम में हीट इनपुट कितना हो रहा है और हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो dQ2 या ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ये 3 या 4 कोई सा भी ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा P3 V3 ln, ये क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक हो रहा है, तो
V3 माइनस V4। तो ये V2 और V4 ये सेम टू सेम है, ये हो जाएगा V3 बाई V4, मतलब उसका मतलब भी R है और इसका मतलब सिंपल R T2। ठीक है, तो R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और ये आ जाएगा आपका T2 और यहाँ पे आ जाएगा ln R। अब क्या होता है इफिशिएंसी, आप किसी भी साइकिल इफिशिएंसी क्या होता है, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, या इसके बाद से हम बोले तो dQ बाई dQ1 भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग इस तरह का लिख चल रहे हैं तो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस R T2 ln R डिवाइडेड बाई R T1 ln R। ठीक है, मरा मरा ये भी इससे मरा खत्म। ये क्या आ गया 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, इसी को बोलते हैं कार्नोट एफिशिएंसी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये डायरेक्ट Q के फॉर्म में नहीं आता, ये T के फॉर्म में आता है। दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर एनी रियल साइकिल। ये तो आइडियल साइकिल के लिए यही है, आइडियल साइकिल के लिए जो होगा वो रियल साइकिल का हाईएस्ट होगा, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यही चीज अभी बहुत अच्छा इस पे क्वेश्चन बनता है, कोई भी एक रियल साइकिल दे दिया रहेगा और उसका एफिशिएंसी कुछ क्लेम किया जाता है कि कितना परसेंट है, तो चेक किया जाता है कि क्या वो आदर्श कंडीशन है, उससे ज्यादा तो नहीं जा रहा है। तो ये आइडियल केस है। आइडियल केस है मतलब जो इसका एफिशिएंसी आएगा वो केवल टेम्परेचर पे बेस्ड है, ना कि उस इक्विपमेंट पे। ठीक है, तो यही कारण है कि दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर एनी रियल साइकिल। आइडियल के लिए जो आया है वो रियल साइकिल के लिए अधिकतम एफिशिएंसी होगी, क्योंकि अधिकतम कहने का मतलब है उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप समझिए कि कार्नोट साइकिल का कुछ लिमिटेशंस है। आप देख रहे होंगे कि ये केवल और केवल 2 ही रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट होने के लिए है। मतलब ये 2 रिजर्वायर, मतलब ये था हमारा, ये मान चलिए हीट इंजन है T1 T2, 2 ही हीट रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, और क्या देखा, बहुत सारे कंडीशन लिए, सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, तब जाकर अगर सिंपल दिया है T1 T2 दिया है तो इसमें हम लोग एफिशिएंसी यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा कार्नोट साइकिल, इतना काफी आज के लिए। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। थैंक यू।